नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मौजूद हूं जियो गार्डन में। और आप देखें किस तरह से क्रिसमस के मौके पर ये पूरा गार्डन एक बार फिर से तैयार है। जियो वंडरलैंड एक बार फिर से आ चुका है मुंबई में। और आप मेरे ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं फ्लाइंग सेंटा, जिसको देखने के लिए नीचे किस तरह से भीड़ इकट्ठा है आप देखें इस पूरे ग्राउंड पर। तो मुंबई की खूबसूरती और क्रिसमस न्यू ईयर को ग्रैंड बनाता हुआ जियो गार्डन में वंडरलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये क्रिसमस ट्री भी आप देखें 85 मीटर्स का अपने आप में सबसे बड़ा, और शायद इससे ज्यादा जगमगाता हुआ आपने क्रिसमस ट्री से पहले नहीं देखा होगा। तो यहाँ पर तमाम इंटरनेशनल राइड्स होती हैं और हर आकर्षण का वो चीज करने की कोशिश होती है जिसको देखकर लोग बेहद उत्साहित हों। और हर साल ये तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। और इस बार भी देखें वर्किंग डे है, फ्राइडे का दिन है, अच्छी खासी भीड़ इस दौरान भी नजर आ रही है। मेरे साथ ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हैमलीज के किंजल शाह एक बार फिर से मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर बुलाने के लिए और एक्सपीरियंस कराने के लिए। इस बार क्या नया है? हर बार हम यही भीड़ देखते हैं, यही उत्साह देखते हैं, इस बार नया क्या है? काफी चीज नई की है हमने इस टाइम जैसे आप देख रहे थे चंद्रयान का जो जोश चल रहा है, तो हमने कॉस्मिक जोन बनाया है जहाँ से आप मून को सबसे नजदीक से देख सकते हो, जुपिटर को देख सकते हो। तो एक वो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग जोन है। डायनो जोन एक नया बनाया है जहाँ डायनासोर से बात कर सकते हो, यू कैन प्ले विद देम, यू कैन पेट अ डायनो एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जोन। ऊपर से हमने कुछ मैं नया देख रही हूँ, हॉन्टेड सर्कस या तो ये लास्ट टाइम था, हमने इसको ऑगमेंट किया है 3D करके, जहाँ आप ग्लासेस पहन के जाते हो, रियल लाइफ, इट इज फन। ऐसी जगह कहीं देखी नहीं होगी जो ग्लो करेगी, बच्चे अपने आप पेंट करेंगे, आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे। उसके आगे एक हमने जोन बनाया है जहाँ 5D थिएटर है, उससे हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बच्चों को बताते हैं, एजुकेशन देते हैं। बहुत पॉपुलर है। यहाँ 2 लाइफ साइज डायनो है, एक छोटा पेट द डायनो है, आप उसको पेट कर सकते हो। एक लार्ज डायनो है विच प्लेज विथ यू कैन एक्चुअली प्ले विद द डायनो। आप फॉसिल हट कर सकते हो। आप देखिए जो डायनो के जो रक्षक है वो वहाँ आपको गाइड करेंगे बाहर। जैसे ही आपने देखा होगा यहाँ से कॉस्मिक जोन बनाया है, यहाँ से आप 3 चीजों को, मून को नजदीक से देख सकते हो, जुपिटर, उसके मून और उसका बहुत नजदीक से देख सकते हो, सैटर्न देख सकते हो। तो बेसिकली ये कॉस्मिक रेज है जियो कार्निवल वर्ल्ड कार्निवल का वन ऑफ द फीचर्ड इवेंट्स। यहाँ हम सबको जुपिटर, सैटर्न और मून दिखा रहे हैं थ्रू अ टेलीस्कोप। लोग वैसे काफी फैसिनेटेड हैं इस टॉपिक के बारे में इवेंचुअली, बिकॉज एस्ट्रोनॉमी वगैरह जब बात आती है तो लोग बहुत फैसिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन मतलब व्हेन दे सी द मून और जुपिटर तो दे आर लाइक वाओ। मेरी क्रिसमस ऑल 3 कैन से अभी यार मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर टुगेदर। मेरी So actually for kids it's more fun because you know they don't get to see all these things. When we were small we didn't have all this. For them it's amazing to see Santa Claus. For us it's only to Santa Claus. Here they can actually see the Santa Claus coming down. क्या क्या राइड किया आपने यहाँ पर? कौन सा राइड किया? हॉर्स वाली राइड और डायनासोर वाली राइड। डायनासोर देखा आपने? डर नहीं लगा? नहीं लगा? It's very fun. It's very fun and it's the first time I'm seeing Christmas like this. It's great experience. आप पहली बार आ रहे हो? उसके पहले? Yes, we are from MP. तो आप न्यू ईयर के लिए आप लोग क्या? She's my sister-in-law. She stay here. That's why we are coming here. तो क्रिसमस और न्यू ईयर का माहौल शहरों में बनना शुरू हो चुका है। मुंबई से इन तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं दुखद खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां जो आतंकी हमला हुआ उसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम टेरर स्पॉट पर पहुंची, कई गांव वालों से उन्होंने बात भी की क्योंकि गांव वाले शक के घेरे में हैं। तलाशी अभियान लगातार राजौरी में जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना के वाहनों पर हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कल आतंकियों ने पुंछ जिले के बफलियाज जंगल में सेना के 2 वाहनों पर हमला किया था। इस हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। माना जा रहा है कि आतंकी घने जंगलों में छिपे हैं। आज पूछताछ के लिए कई गांव वालों को हिरासत में भी लिया गया। शक है कि उन्होंने हमले से पहले आतंकियों को छिपाया। इलाका ही सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि इन जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करना कोई आसान काम नहीं है। जब से ये फायरिंग हुई, इनकाउंटर हुआ जिसमें 4 फौजी मारे गए, 3 और ज़ख्मी हुए, आर्मी ने ये एक बहुत ही बड़ा अभियान शुरू किया है, लेकिन अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है
कि क्या किसी आतंकी को कॉर्नर किया गया है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक महीने में ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला था। पिछले महीने पुंछ के कालाकोट जंगल में हुए एनकाउंटर में सेना के 2 कैप्टन समेत 5 सैनिक शहीद हो गए थे। एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। सेना के मुताबिक 20 से 25 विदेशी आतंकी पुंछ और राजौरी में नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। ये इलाका 2003 से 2020 तक आतंकवाद मुक्त था। अब सेना उन लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने इस इलाके को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। ये एक लंबी लड़ाई है, लेकिन सेना को उम्मीद है कि सकारात्मक नतीजे जल्दी निकलेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कुश्ती संघ चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर जारी की गई चिट्ठी में उन्होंने बृजभूषण के खिलाफ संजय सिंह के कुश्ती संघ अध्यक्ष बनने का विरोध जताया। उन्होंने खुद को असम्मानित पहलवान बताते हुए कहा कि महिला पहलवानों के अपमान के बाद वो ऐसी सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाएंगे, इसलिए पद्मश्री सम्मान लौटा रहे हैं। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट लंबे समय से कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बचे हैं। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाने में तेजी से लगे हुए हैं। ऐसे में पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी जाट वोट को किस तरह से मजबूत करने में लगी हुई है, आइए समझते हैं अपने संवाददाता रणवीर से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों के वोट बैंक की राजनीति हमेशा चर्चा में रही है। जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह को माना जाता है और उनके परिवार की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल अभी भी जाटों की सबसे पसंदीदा पार्टी मानी जाती है और इसके मुखिया हैं जयंत चौधरी। जयंत चौधरी फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करके जाटों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश में जुट गई है। 23 दिसंबर को किसान दिवस के मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी के गढ़ में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की राजनीतिक चौधराहट को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक जाट शैक्षणिक संस्थान भी बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जाटों के इतिहास के विषय में एक ऑथेंटिक जानकारी देना है। जैसे कि आजकल आप देखते होंगे कि फेसबुक पर कुछ भी जानकारी अपलोड कर दी जाती है, उससे इतर जो जाटों का वास्तविक इतिहास है उसके विषय में एक ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, ताकि जाट इतिहास के विषय में और साथ में किसान इतिहास के विषय में भी आने वाली भावी पीढ़ी को पता चल सके। बात करें 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की, तो मुरादाबाद मंडल में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 6 सीटें गंवा दी थी। ऐसे में अब फिर से लोकसभा का चुनाव होना है और योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंचकर न सिर्फ जाटों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, बल्कि पिछले बार जो खराब प्रदर्शन मुरादाबाद मंडल में हुआ था उसको भी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुरादाबाद मंडल में जाट और मुस्लिम वोटों की बहुतायत है, इसलिए ये क्षेत्र बीजेपी के लिए हमेशा चुनौती भरा रहा है। 2022 के चुनाव से पहले हुए किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी से जाटों की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई। किसान बिल तो केंद्र सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन जाटों का दिल नहीं जीत पाई। अब चौधरी चरण सिंह के बहाने बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित राजनीति नहीं करती है, लेकिन सभी समाज के लोगों को साथ जोड़ करके चलती है। हम सभी महापुरुषों को, जो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज जीवन के लिए अपना योगदान दिया है, उनको सम्मान देने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी महत्वपूर्ण नेता ऐसे महत्वपूर्ण मूर्तियों के उद्घाटन में, अनावरण के कार्यक्रमों में रहते हैं। हमने कभी जाति के आधार पर विचार नहीं किया। बीजेपी की ये कोशिश लोक दल को रास नहीं आ रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी को अगर चौधरी चरण सिंह का सम्मान करना है तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। साथ ही 12 तुगलक मार्ग के आवास को स्मारक बनाने की भी घोषणा करनी चाहिए। उसके हिसाब से ये सब बीजेपी के चुनावी पैंतरे हैं। किसानों में जाटों की बात आप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाटों के लिए बहुत चिंतित है। जाटों को आरक्षण देने की बात करें, उनको आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों को मूल्य नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं। जब पहलवानों पर का धरना चल रहा था, उस समय इनको जाटों की याद नहीं आई थी। अब इनको जाट याद आ रही है जब चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव आ रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में जाटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई उपाय किए। वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी जाट समाज से आते हैं, कुछ मंत्री भी हैं, कुछ विधायक भी हैं जो जाट समाज से आते हैं। लेकिन क्या चौधरी चरण सिंह के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जाटों को लुभा पाएगी? ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों से मिल जाएगा। अपने सहयोगी तनिष्क और विनीत के साथ रणवीर, एनडीटीवी, लखनऊ। और भाई आपको मिलवाते हैं 27 साल की स्विस महिला विद्या फिलिपोन से, जो कि भारत आई हैं और अपनी सगी मां को तलाश रही हैं। उनकी ये तलाशी बीते 10 सालों से चल रही है। क्या है उनकी कहानी जो लगातार चर्चा में बनी हुई है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 27 साल की विद्या फिलिपोन बीते 10 सालों से मुंबई शहर में अपनी सगी मां को तलाश रही हैं। इस तलाश के लिए विद्या को अपनी मां का सिर्फ सरनेम कामली और पता दहिसर ही मालूम है। उनके पास कोई और खास जानकारी नहीं। फिलिपोन का जन्म 8 फरवरी 1996 को हुआ था। उनकी मां ने उन्हें मुंबई के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में छोड़ दिया था। वहां से उन्हें 1997 में एक स्विस जोड़े ने गोद लिया और बाद में स्विट्जरलैंड ले जाया गया। 2013 से उन्होंने स्विस अथॉरिटी से संपर्क कर जानकारी जुटानी शुरू की और कुछ जानकारी हाथ लगते ही रावलपाड़ा, दहिसर और मुंबई में अपनी जड़ें तलाशने के लिए इसी साल 17 दिसंबर को भारत पहुंच गईं। पर मां का पता अब अस्तित्व में नहीं और जिस जगह मां ने छोड़ा था वहां भी मदद नहीं मिल सकी। Now the soul is not there and the family is not there anymore. मैं पिछले 10 साल से अपनी जन्म देने वाली मां की तलाश में हूँ। मेरे पास उनका जो पता था तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब मेरी माँ वहाँ पर नहीं रहती हैं। मैं स्विस लोगों जैसी नहीं दिखती हूँ, इसलिए अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढना चाहती हूँ ताकि मुझे मेरी पहचान का पता चल सके। विद्या फिलहाल दिल्ली में है, पर उम्मीद बंधी है कि वो एक दिन अपनी मां को जरूर ढूंढ लेंगी। I will continue to search and I will. मैं उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी रखूंगी। एडवोकेट अंजलि पवार मेरी मदद कर रही हैं। In a few months to continue the search. अडॉप्टी राइट्स काउंसिल की निदेशक एडवोकेट अंजलि पवार विद्या को उनकी मां ढूंढने में सहायता कर रही हैं। अंजलि मीडिया से मदद की अपील कर रही हैं। हम मीडिया की मदद लेके हम सबसे अपील करना चाहते हैं, सारे मुंबईकर्स या जिनको मालूम है, एक कामली सरनेम है फैमिली का और वो पांडे चौल में रावलपाड़ा दहिसर एरिया में रहते थे 1996 के दरमियान। तो अगर किसी को कुछ मालूम है तो वो संपर्क करे और विद्या को अपनी मां से मिलवाने के लिए कुछ मदद करे। विद्या बड़ी हिम्मत बांधकर लौटी हैं, निश्चय मजबूत है और उम्मीद बंधी है सोशल मीडिया के उस दौर से जहां एक जानकारी ढूंढिए तो 100 मिलती है। दिल्ली से शुभांग के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और आयुष्मान भारत कार्ड की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। इलाज के लिए जो रकम तय थी 5 लाख रुपए, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। इसी के साथ ही स्कीम से 39 करोड़ लोगों को भी जोड़ा जा सकता है जिनके पास कोई हेल्थ स्कीम नहीं। देखिए रिपोर्ट। इलाज को लेकर बिहार से आया ये परिवार एम्स के बाहर फुटपाथ पर पड़ा है। शादीशुदा बेटा साल भर से बिस्तर पर है। हाथ से लेकर पैर तक शरीर का बायां हिस्सा काम नहीं कर रहा। 6 महीने से दिल्ली में है। पास में आयुष्मान कार्ड है, लेकिन इलाज लंबा चलेगा और खर्च मोटा आएगा। लंबा इलाज चलता है तब ना इलाज चलता है। अखनी तो 6 महीना से आके बैठल है पर पैसा आयुष्मान पर बढ़ जाता है तो ठीक होता है। लंबा इलाज चलते अखनी कितना दिन चलेगा तब ना ठीक होगा। खुशी वाला बात होती बढ़ जाते। हाँ, खुशी वाला बात होती बढ़ जाते। तो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर का ये परिवार भी एम्स में इलाज के लिए आया है। पिता को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर कैंसर तक का अंदेशा जता रहे हैं, लिहाजा इलाज के लिए जरूरत मोटी रकम की होगी। लंबा खर्चा तो होगा ही। अगर 10 लाख हो जाएगा तो हम लोग जैसे लोगों के लिए ज़्यादा सही होगा। इतना खर्चा होगा क्या पता। अभी तक तो काफ़ी खर्चा हो चुका है, चेकअप वगैरह लेके सारा तो चेकअप ही हो रहा है। और अगर ये 10 लाख हो जाएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। कितना खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा, डेली तो पैसा ही लग रहा है। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए आयुष्मान योजना में फिलहाल 12 करोड़ परिवारों के 60 करोड़ लोगों को समाहित करने की योजना है। संसदीय समिति ने इलाज के लिए खर्च को बढ़ाने की सिफारिश की है। सिफारिश के मुताबिक कई जटिल बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख की रकम काफी नहीं। मध्यम वर्गीय परिवारों को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर तो हैं, पर गंभीर बीमारी के इलाज कराने में समर्थ नहीं।
अंतरिम बजट में इसकी घोषणा हो या फिर चुनावी साल में ऐलान, पर अगर ऐसा हुआ तो बीमारी से जूझ रहे परिवारों की मुश्किल होगी आसान। नई दिल्ली से परिमल कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए अजीत पवार ने जो बैठक बुलाई अपने कार्यकर्ताओं के सामने, उन्होंने साफ किया कि सुप्रिया सुले और शरद पवार से कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। चाचा को निशाने पर लेते हुए ये भी साफ किया कि कोई भी उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगा। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट देखिए। चाचा शरद पवार के साथ एक होने की चर्चा पर अजीत पवार ने ब्रेक लगा दिया है और साफ किया है कि चाचा शरद पवार के साथ उनकी कोई सेटिंग नहीं है। हमने अलग फैसला लिया है, अब पीछे मुड़ने का सवाल नहीं है। कार्यकर्ताओं के सामने सवाल आता है जब हम पारिवारिक प्रोग्राम में सुप्रिया और शरद पवार के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने आज साफ कर दिया है कि हम में से एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ाना है। पक्ष अपनी राजकीय भूमिका की घोषणा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से अजीत पवार की पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर फिलहाल अजीत पवार ने भले ही अपने पत्ते ना खोले हो, लेकिन उन्होंने इशारों में साफ कर दिया कि शरद पवार के नेतृत्व में अब तक एनसीपी लोकसभा में डबल डिजिट का आंकड़ा तक नहीं छू सकी। इस बार उन्हें वो कर दिखाना है। हम उसके बारे में ठीक तरह से डिसीजन लेंगे। हमें नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, ये सब बहुत अच्छा कदम है, इसीलिए हम उनको सपोर्ट। महाराष्ट्र में शरद पवार की पहचान लड़ाकू नेता की रही है, जबकि अजीत पवार को स्पष्ट वक्ता माना जाता है। ऐसे में आगामी लोकसभा के चुनाव के नतीजे ही साफ कर सकेंगे कि महाराष्ट्र की जनता आखिर किसके साथ है। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बहीकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग के एक विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति ने गोलीबारी की, जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई, 30 घायल हुए, 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राग के चार्ल्स विश्वविद्यालय में सामान्य दिन था जब माहौल गोलियों से गूंज उठा। डरे हुए छात्र जान बचाने के लिए भागने लगे। कोई बाहर सड़क पर तो कोई छत पर। पुलिस भी फौरन पहुंची। तब तक 15 लोग मारे जा चुके थे, 30 घायल थे, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं इमारत के सामने ही खड़ा था, आर्ट्स फैकल्टी की लॉन की तरफ। मैं आसपास देख समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग दहशत में भाग रहे थे, कुछ हाथ उठाकर पुलिस की तरफ, ताकि पुलिस समझे कि वो कुछ भयानक नहीं कर रहे, क्योंकि पुलिस के पास ऑटोमेटिक राइफल थे। पुलिस के मुताबिक इस हमले के आतंक से जुड़े होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने बयान दिया कि ये शख्स इस विश्वविद्यालय का छात्र था और यहां आने से पहले अपने पिता की हत्या कर चुका था। प्राग के बाहर जंगलों में एक और व्यक्ति और उसकी 2 महीने की बेटी की हत्या का शक भी इस पर है। पुलिस ने इसका नाम जाहिर नहीं किया है, लेकिन स्थानीय मीडिया ने इसका नाम डेविड कोज़क बताया है। पुलिस को 12:20 पर जानकारी मिली कि होस्तो गांव में एक 24 साल का आदमी है और उसकी मंशा खुद की जान लेने की है। 12:45 पर जानकारी मिली कि गांव में एक शव मिला है। हमें जल्द पता चल गया कि ये संदिग्ध शख्स के पिता है। फौरन ये भी पता चल गया कि वो फिलॉसफी डिपार्टमेंट का छात्र है। चेक रिपब्लिक में 23 दिसंबर को शोक दिवस घोषित कर दिया गया है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर इस शख्स ने ये गोलीबारी क्यों की। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।